fiscal policy. Before we talk about like aggregate supply side policy, that's going to come a little later. But जहां तक fiscal policy की बात है, you should know that it has government spending and taxes. ज्यादातर जब हम taxes की बात करते हैं तो we know there are two taxes, right? Direct and indirect taxes. लेकिन ज्यादातर fiscal policy को हम demand side policy इसलिए कहते हैं क्योंकि ये direct taxation को हम लोग ज्यादा favor दे रहे हैं. So you have government spending and taxes. और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस की वजह से ऑब्वियसली यू कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड. अब बात यह है कि व्हाट आर यू गोइंग फॉर? आर यू गोइंग फॉर एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी? सो फॉर दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओगे और टैक्सेशन कम कर दोगे. इफ यू आर गोइंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस then government spending कम करोगे और taxes बढ़ा दोगे. ये तो you've done this ample times, many times, and you've discussed this stuff also. Fiscal policy के अंदर then we even talk about the budget, isn't it? Basically जो government का budget होता है, that's all government spending and taxes. अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं balanced budget है. But I want to remind you over here, balanced budget के बारे में we did something, we called it the balanced budget multiplier, saying कि अगर तुम 100 billion inject करते हो और 100 billion taxation में लेते हो, तो because of your marginal propensity to consume, even though you're taking out the same amount and pumping the same amount in the economy, the multiplier effect is still positive. Your overall economy will still grow. You can look at the balanced budget multiplier lecture for that. फिर अगर आपका government spending is greater than taxes, so you are going for something we call is a deficit budget. Generally, this is linked with a rising aggregate demand. Okay, that means if they say you're going for a deficit budget, government is going for a deficit, that means they're going for expansionary policy. If government spending is less and taxation is higher, then they're actually going for a budget surplus, and that surplus is going to cause aggregate demand to go down. So ये तो हमारी कुछ शुरू की बातें हो जाती हैं. उसके बाद you need to know कि government के खर्चे हो किन चीजों के ऊपर रहे हैं. Okay, I'm just going to mention a few. You have military, defense, police wale expenditure, you have expenditure on public goods, you have expenditure on merit goods, you have expenditure on social security, infrastructure development, research development, pensions देनी है, interest जो लोन लिया हुआ है उस पे interest payments करनी है. So काफी सारे government की एक तरफ खर्चे हैं, government spending में वो सब आ गए. उसके बाद यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आ रहे हैं. यूजुअली हम यहाँ पे टैक्सेस लिखते हैं, बट इट शुड बी, अगर बजट की बात करें तो ओवरऑल रेवेन्यू होना चाहिए. यूजुअली गवर्नमेंट का जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो उसके टैक्सेस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. और जितनी फॉर्मल इकोनॉमी होगी उतना ज्यादा इनकम टैक्स होगा. ठीक है. बिकॉज people will be registered, businesses will be registered, तो हर बंदा जो इनकम कमा रहा है गवर्नमेंट को उसका टैक्सेशन मिलेगा. लेकिन ये फॉर्मल में होता है. इनफॉर्मल इकोनॉमीज जहां पे कुछ ज्यादा खास हर चीज की इनकम्स वगैरह और रजिस्टर्ड नहीं होती हैं और नोटिफाइड नहीं होता है बिजनेसेस के प्रॉफिट्स वगैरह, और लोग टैक्सेस प्रॉपर्ली नहीं देते हैं, सो गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू इम्पोज मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्योंकि कोई बंदा फाइलर हो जो टैक्स फाइल करता है और जो नहीं भी टैक्स फाइल करता है, जब वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ता है. तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली वहां से पैसे मिल जाते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका टैक्स बेस बढ़ाता है. इट ब्रिंग्स मोर पीपल इनटू पेइंग यू टैक्सेस. ठीक है. सो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के अंदर यू हैव गवर्नमेंट टैक्सेशन, फिर देयर आर फाइन्स एंड पेनल्टीज वगैरह. लाइसेंसेस गवर्नमेंट अक्सर देती है, एलपीजी का लाइसेंस दिया, सीएनजी का लाइसेंस दिया वगैरह उस तरह के. पब्लिक कॉर्पोरेशंस अगर अच्छी ऑपरेट कर रही हैं, जैसे रेलवे हो गया, मे बी पीआईए बिफोर प्राइवेटाइजेशन,
और इस तरह के जो इदारे होते हैं, इफ दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स तो वो भी आपके पास रेवेन्यू आता है। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई एसेट्स बेच देती है, कोई हेरिटेज साइट है जो किसी को बेच दिया उन्होंने फॉर ऑफिसेज वगैरह, कोई नेचुरल रिसोर्स की जगह है आपने वो बेच दी कहीं से, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने रिको डिस्क के अंदर गोल्ड था तो वो बैरक गोल्ड को कनेडियन ऑस्ट्रेलियन कंपनी को दे गेव इट, एंड आई थिंक 25 या 26% पाकिस्तानी गवर्नमेंट का था एंड 74-75% जो था वो it was of the company who brought all the capital, brain power, manpower, and extracted the gold and stuff. फिर उसके बाद गवर्नमेंट की कई इन्वेस्टमेंट्स है तो उस पर इंटरेस्ट आया या डिविडेंड आया या कोई रेंट आ रहा है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। काफी सारे रेवेन्यू जनरेशन के भी तरीके होते हैं, बट मेनली टैक्स इज द प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर। ठीक हो गया? So we've learned about direct taxes, we've learned about indirect taxes. फिर we talk about some tax designs. AS में भी बात हुई है और O level में भी बात हुई है। टैक्स डिजाइन्स के बारे में तुम्हें जो खास बातें पता होनी चाहिए वो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में बात पता होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? When income goes up, the tax percentage goes up. When income goes down, the tax percentage goes down. ये प्रोग्रेसिव है। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, ये इक्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। इक्वालिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स रिच को फेवर नहीं कर रही और जो पुअर है वो इन फेवर चल रहा है इस पॉलिसी के। ठीक हो गया? तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस या मार्जिनल टैक्स सिस्टम जो होता है, द हायर इनकम ब्रैकेट्स यू गो इनटू, द ग्रेटर द परसेंटेज यू हैव टू पे। 4 लाख से कम कमाते हो अगर साल के तो पाकिस्तान में तुम पे कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स तुमको फिर भी देना पड़ेगा। फिर एक होता है इसका ऑपोजिट विच इज रिग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर व्हेन योर इनकम गोज अप, द टैक्स परसेंटेज दैट यू आर पेइंग गोज डाउन, and when income goes down, the tax percentage that you pay goes up. ठीक हो गया? About this we say यार ये थोड़ा सा जो है ना inequality को फेवर करता है। Okay? It damages more, क्योंकि देखो एक अमीर आदमी भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है और गरीब भी खरीद रहा है। जब गरीब खरीद रहा है तो उसकी इनकम के हिसाब से वो मिल्क पे 5 रुपए का टैक्स उसकी इनकम के हिसाब से इज मोर हेवियर देन ऑन हिम देन अ रिच पर्सन पेइंग $5 ऑन दैट सेम मिल्क बेस्ड ऑन हिज इनकम, राइट? तो इस वजह से ये है। अब जहां तक प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव को लिंक करना है तो ज्यादातर प्रोग्रेसिव जो है हम उसको डायरेक्ट टैक्सेस के साथ लिंक करते हैं और रिग्रेसिव को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ लिंक करते हैं। बस इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, अमीर भी खरीदता है, गरीब भी खरीदता है। इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम इट्स हैज अ लार्जर इफेक्ट ऑन द पुअर। Number 3 we talk about is proportional, और इसके अंदर आपका इनकम बढ़े या इनकम गिरे does not matter because the tax percentage remains the same. When I say tax percentage remains the same, that doesn't mean high income वाला और low income वाला same amount of tax pay कर रहा है, same percentage, okay? एक 1 लाख रुपए पे 10% पे करेगा और एक जो है 1,000 पे 10% पे करेगा। Amount is going to be lesser for lower income, but percentage दोनों के लिए equal होगा। इसका ज्यादातर हम ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट के साथ लिंक करते हैं
और ना इसका ज्यादा तुम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी के साथ इस बात का कोई डिस्कशन भी होगा। एज फार एज ग्राफ गोज, इसका जो मैंने ग्राफ देखा है वो ये है, इनकम ऑन द एक्स एक्सिस एंड टैक्स ऑन द वाई एक्सिस। अगर नीचे जा रहा है तो मींस इनकम बढ़ रही है और टैक्स रेट गिर रहा है, तो ये हो गया रिग्रेसिव। अगर ऐसे है, इनकम कम हो या ज्यादा हो, टैक्स परसेंटेज सेम रहे, तो ये हो जाता है प्रोपोर्शनल। और अगर इस तरह से जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया प्रोग्रेसिव। सही है। सो दैट्स हाउ इनके डायग्राम्स, इफ दिस कम अबाउट, तो इस तरह से डायग्राम। वैसे तो आई हैवंट सीन दिस डायग्राम इन A2s एज सच, ओ लेवल में देखा था, बट थोड़ा सा ये तुमको पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव, बिकॉज प्रोग्रेसिव थोड़ा सा आगे जाके जो है ना हमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी उसकी in the next concept that I'm going to talk about. If you guys have any question, please do ask me. Because what I'm going to talk about right now is an important element in this. Alright, अब यहां एक बात होती है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर फिस्कल पॉलिसी का एक हिस्सा है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के अंदर दो चीजें होती है। एक हमारे पास है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन व्हिच इज इन प्लेस ऑलरेडी बाय द गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ यू हैव स्टफ लाइक ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये हमारे यहाँ तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऐसा है नहीं, बट इन द वेस्टर्न इकोनॉमी यू डू हैव इट। सो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के अंदर यू हैव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। नाउ व्हाट आर दे बेसिकली डूइंग? होता क्या है कि let me see if I can explain it through this diagram for a second. Incomes on the y-axis, and if I talk about like the government spending and the taxation, so that's my government spending, taxation income के साथ चल रही है। जहां ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इस इनकम के ऊपर, we say we have a balanced budget। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितनी भी अमाउंट की है और टैक्सेशन जो है that's sort of like induced, it's dependent। जैसे MRT हमने पढ़ा था, change in income has an effect on change in taxation। If you're on this side, you have a surplus in the budget. If you're on the left-hand side, you have a deficit. ये तुम्हारा एक interpretation है। Sometimes what they do is they just bring this down over here. ये ऐसे भी बन सकता है ये वाला diagram. Let me show you what I mean by this. यही diagram अगर मैं यहाँ G minus T लिख दूँ ना,
ये मेरा पॉइंट हो जाएगा जहां पे आई विल हैव बैलेंस्ड बजट, यहां पे आई विल हैव अ सरप्लस। आई होप इट मेक्स सेंस। g माइनस टी कर दिया है, g माइनस टी जीरो पे आ रहा है तो दैट मीन्स बैलेंस्ड है। अगर g माइनस टी g इज ग्रेटर देन टैक्सेस आ रहा है तो सरप्लस आ जाएगा और ये डेफिसिट हो गया। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज वेल। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस and taxation is more, right? No, something wrong. Government spending is more over here and taxation is more over here. ये भी इंटरप्रिटेशन ठीक है जहां तक बजट की बात है, क्योंकि यहाँ g माइनस टी हो रहा है तो यहाँ पे जीरो के ऊपर बैलेंस्ड है, यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है. But that doesn't, this one doesn't explain the automatic stabilizer. So let me explain it. होता क्या है कि वक्त के साथ हमने बात की है कि पोटेंशियल जीडीपी एक लीनियर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करती है, लेकिन एक्चुअल जीडीपी इज सिक्लिकल लाइक दिस. When you have periods like this, we call it boom. When you have periods like this, we may call it slump. गवर्नमेंट की कोशिश क्या होती है कि पॉलिसीज को इस तरह से यूज करें कि इन साइकिल्स को कम से कम करके पोटेंशियल के करीब लेकर आए. You don't want these upswings and downswings because you have inflationary gap, deflationary gap, high prices, high unemployment. Problem है, ठीक है. यहां पर automatic stabilizers come into play. For example, when income goes up, progressive taxation says the tax rate on people goes up. What do you think that will do? Will it boost the economy fast or will it slow it down? We say progressive taxation when you're going like this, yahan pe your automatic stabilizer of progressive taxation is going to try and slow down the economy. Automatically isko रोकेगी. Imagine if you were going like this and government का ये progressive taxation होता ही नहीं यहाँ पर. Rising income would not have raised tax rates and would not have constrained the people. People's incomes would have been a lot. They could have spent a lot of money. ये और ऊपर जाना था. ये इसको slow down कर रहा है progressive taxation. Automatically उसको रोक रहा है. सिमिलरली जब हम स्लम्प पे जाते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है, स्लम्प के अंदर लोगों की नौकरियां जा रही होती हैं और जब उनकी नौकरियां लूज कर रही होती हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आके इसको गिरने से रोकता है और सपोर्ट करता है स्पेंडिंग को. I hope you understand this. ये automatic stabilizers are there in place कि rising incomes के साथ progressive economy को थोड़ा सा slow down करता है, overheat होने से रोकता है और unemployment benefits जो हैं उसको slump के वक्त जाते हुए support provide करता है. ये होते हैं हमारे automatic stabilizers. All right? So make sure that you're able to write about that, you're able to explain the way I've just suggested. Unemployment benefit से ये support मिल रही है that when the economy is going into slump and लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां जाने का मतलब है lesser incomes. Lesser incomes mean that lesser buying of goods and services और उसकी वजह से unfortunately economic growth is going to fall eventually because they kind of like linked to each other. So unemployment, fall of income, less demand for goods, firms will cut down on production,
GDP will fall down, more people will get unemployed, and the slump will probably turn into a depression or worse. Unemployment benefit यहाँ पर आकर कुछ लोग जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो वहीं पे उनको जब बेनिफिट मिलता है और उस बेनिफिट से जाके वो स्पेंडिंग करते हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं होती इतनी ज्यादा, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, एंड इवेंचुअली वी होप दैट इकोनॉमी विल स्टार्ट वर्किंग एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इट अप. You won't go into the vicious cycle of more unemployment taking place or slump turning into a depression. ठीक है? I was just answering to one of the students' question. Is that clear? Yes, unemployment benefit is free money. It may discourage people. Definitely, that is one of the problems that we will talk about. But you have to weigh the for and the negative. It might discourage a few people from not working, but if it's supporting the economy from a bigger mess that it can actually go into, and eventually more people will get affected, and then the government will have to somehow find a way to get them out of that. So one might think, you know what, might as well just help them out right now. Fewer people if we help them right now, and things might be more manageable than going into an overall depression. उसके अलावा ये तो हो गया automatic stabilizer. Then we have our second policy जिसको हम बोलते हैं discretionary policy. Discretionary policy is basically when the government, when the economic cycles are moving, you have your progressive taxes and unemployment, and you have your automatic stabilizers in place. But those automatic stabilizers are still not helping you manage the economy the way you want. तो फिर आप जाते हो discretionary policy की तरफ. Discretionary policy is, जैसे viewer's discretion is advised, that if the viewer is getting scared in a horror movie, he should intervene and do whatever is necessary for them. उसी तरह से discretionary policy is when automatic stabilizers are not working as effectively, government can step in and change the economic direction however they want, meaning if they want aggregate demand to increase more quickly than how the automatic stabilizers are dealing with them, don't have time, quickly change karo direction, they might intervene and increase government spending and reduce taxation. ये intervention हो गई बीच के अंदर. उसी तरह से aggregate demand अगर बहुत boom की तरफ जा रहा है and progressive taxation is not slowing it down the way you want it to, then you come down, you intervene, and you make these moves. उससे क्या होगा? Let me show you in this diagram what's going to happen as a result of what I'm talking about. Discretionary policy is, let's go for an expansionary policy quickly. Government spending goes up, right? Government spending बढ़ा दी. Taxation goes down. Taxation कम कर दिया. What happens? Your new equilibrium suggesting that the real output has increased and the economy is moving forward. You're able to take it up a lot more quicker. The same way, if you go for the opposite, government spending कम करो, taxation को बढ़ा दो, you will end up going towards the inner side, meaning the real GDP will fall. Okay, so the thing is, the question is, automatic stabilizers, why are we talking about progressive taxation and why not regressive and proportional taxation? The thing is, regressive taxation usually is dependent on consumer, what type of goods they consume, do they even consume or not. Same goes with proportional.
they're not linked with income as such. Usually one would say कि income बढ़ती है तो definitely government will make more in indirect taxes because people will consume. The thing is, there is an indirect link over there and consumer behavior is over there कि हाँ जी consumer खर्चा करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो उस पे थोड़ा सा dependent हो जाती है. Income के साथ directly तुम्हारे पास disposable income, the first thing that you have gets affected. Your income goes up, the direct taxes will apply more on you, more taxes, and as a result, तुम्हारे पास disposable income कम हो जाएगी, और जब disposable income कम होगी तो automatically your spending and everything is going to fall down as a result of that. So I think it's majorly about, it's already in place. The thing with indirect taxes are that indirect taxes हर goods के ऊपर different लगता है. It has to be managed by the government every year all the time. Cigarettes के taxes ज़्यादा, education के taxes कम, meat के ऊपर tax बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. It's too complicated. Income के अंदर बड़ा ही simple सा साल के शुरू के अंदर ही एक bracket आ जाता है. If your income सालाना is 0 to 4 lakh rupees, 0% tax. 4 lakh rupees, 4 lakh and 1 rupee से 8 लाख 1 रुपए तक, 8 लाख तक तुम्हारी है, तो तुम पे 2.5% टैक्स लगेगा, and so on. That's already given to you. No as such changes happens. साल के बीच में usually does not. एक आध दफा हुआ था अभी इमरान खान की गवर्नमेंट पहले और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की एंड के अंदर, they did change the tax brackets that favored people a little more, but then it was reversed, I believe. तो इस वजह से progressive is already in place and it automatically sort of like income के साथ direct relationship के अंदर work करती है. So I guess that's why they're talking about progressive over the regressive. ठीक है? And that's how this sort of like works. Discretionary is about intervening and making the changes that's required in the market. Here, obviously, we have to talk about the limitations of this. There are a few limitations. Limitations, obviously, Keynesians prefer this, and monetarists can't live with the fact that Keynesians have issues with monetary policy. So let's give them some constraint of their own. So a few limitations के अंदर number one we talk about is something called a fiscal drag. You know how in our cycle we showed that when you're at a boom, progressive taxation slows the economy down and, you know, makes the curve go down. और जब तुम नीचे होते हो तो unemployment benefit plays a role and, you know, helps you recover. We're saying, unfortunately, they even create a fiscal drag. What do I mean? You know, when we were going up from the cycle, recovery कर रहे थे, incomes बढ़ रही हैं. Problem ये हो रहा है कि तुम्हारी recovery slow down हो रही है progressive taxation की वजह से. Let me make it again and show you. Potential cycles. यहां पर हो improvement की तरफ जा रहे हो. जब improvement की तरफ जा रहे हो तो incomes बढ़ रही हैं. और जब income बढ़ रही है तो यहाँ पे progressive tax rate तुम पे बढ़ रहा है और वो तुम्हारी growth को फजूल में खींच रहा है, drag कर रहा है, slow down कर रहा है. If the progressive taxation यहाँ पर हो और यहाँ progressive taxation does not apply, your economy is going to move a lot more faster up. लेकिन progressive taxation, क्योंकि देखो 4 लाख तक के ऊपर टैक्स फ्री है, 4 लाख के ऊपर 2.5% है, 8 लाख के ऊपर 3.5-4% है, and it keeps on growing. तो हर किस्म की इनकम लेवल्स जब ऐसा से इकोनॉमी रिकवर करती है और ग्रोथ की तरफ जाती है, तो ये तुम्हारा एक इकोनॉमी को स्लो डाउन भी कर रही है फ्रॉम इम्प्रूवमेंट. It's not letting it improve quickly and move towards the potential. Same
goes with the idea कि जब ये इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, लेकिन उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं टू सपोर्ट, तो ये फौरन नीचे आने की जगह एक ड्रैग के साथ नीचे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता से इट्स गोइंग टू कम डाउन. I hope you understand this idea. We're talking about a drag. Automatic stabilizers even create a drag in the economy. They do not let these cycles quickly move up and down. इनकी corrections थोड़ी सी drag के साथ आती हैं. All right. Second, we talk about is after fiscal drag is how they create the crowding out effect. Crowding out effect क्या है? दो किस्म के crowding out effects होते हैं. एक resource crowding out होता है और एक financial crowding out होता है. Resource crowding out is what? Government has decided, let's do more spending. Let's move the economy forward. Let's intervene. Dam ka project announced, CPEC ka project announced, infrastructure development ka project announced. ठीक है जी. अब ये जो तुम government spending कर रहे हो, steel, cement, engineers, labor, इन सब चीजों के अंदर, resources के अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर भी तो बिल्डिंग्स बना रहा था, प्राइवेट सेक्टर्स भी तो घर बना रहा था, फैक्ट्री लगा रहा था, मशीन्स डिमांड कर रहा था, लेबर डिमांड कर रहा था. नाउ अनफॉर्चुनेटली द प्राइवेट सेक्टर इज कंपीटेड विद द गवर्नमेंट, और अब बिल्कुल ही क्राउडिंग आउट हो गई है रिसोर्स मार्केट के अंदर, एंड इसमें जीतेगा गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट कैन डिमांड लेबर एट व्हाटएवर द मार्केट वेज रेट्स आर, and they can buy steel and cement as high as the prices go. Private sector will take a step back and see, भाई इतने रेट ऊपर चले गए, इसमें तो प्रोजेक्ट की feasibility नहीं है, we can't produce it, we can't make this building, they'll come to a halt, they'll cancel the projects. लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, तो इसमें डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर को प्रॉब्लम है इसमें. इसीलिए जब हम फ्री मार्केट के आइडियाज को थोड़ा सा बिलीव करते हैं कि फ्री मार्केट की तरफ जाओ, तो मार्केट की तरफ मूव करने की एक पॉलिसी यही है, नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट को बोलो प्लीज स्टेप बैक, लेट द प्राइवेट सेक्टर डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन. ये फिजूल के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आप प्राइवेट सेक्टर को आउट कर रहे हो और ज्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ला रहे हो. Keynesians preferred it over the monetarists or even the classical theorists. So एक तो हो गया रिसोर्स क्राउडिंग आउट. द सेम गोज विद फाइनेंशियल मार्केट. गवर्नमेंट को पैसे बोरो करने हैं, नॉन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर्स के पास जा रहे हैं, पैसे बोरो करने हैं, डिमांड कर रहे हैं पैसे. एलपी कर्व गोज अप बिकॉज द गवर्नमेंट इज डिमांडिंग मनी. जब गवर्नमेंट पैसा डिमांड करती है तो डिमांड फॉर मनी गोज अप, एंड प्राइवेट सेक्टर अगेन इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना शुरू हो गए. नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज थिंकिंग ये अब इतने इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, इट्स नॉट फीजिबल टू डू दीस सर्टेन प्रोजेक्ट्स, यू नो, बिकॉज़ वी हैव टू पे अ हायर इंटरेस्ट रेट, हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए, ये प्रोजेक्ट करना फीजिबल नहीं है. यू अंडरस्टैंड दैट? ये भी गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, बिकॉज़ दे आर आल्सो डिमांडिंग द मनी व्हिच द प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो डिमांडिंग, एंड इवेंचुअली things will go out of hand and private sector will again step back and let the government do whatever they want. The third one we have is, which the monetarists say, is an issue of time lag. Time lag ka issue kya hai? You've recognized the economy is overheating. You call in the meeting. You decided on the action. पता ये लगा, you implemented it. The thing is, इस वक्त, by the time you decided, you recognized the problem, and you implemented an action, the economy was already moving in its downward position. It was already slowing down. लेकिन अब तुम्हारी जो contractionary policies है, because overheating हुई है, तो definitely you're talking about contractionary policy.
By the time you implemented it, पता क्या हो चला कि by the time it had an effect, the economy actually moved towards the slum as a result of your delay, your recognition, your action plan, your implementation, uski effectiveness aane tak, economy was already on the self-correcting path. Your policy actually made it go down. क्योंकि when you are creating the policy के बहुत high economy चली गई है boom की तरफ, resources exhaust हो रहे हैं और inflation rise हो रही है, full employment से ऊपर निकल गए हो, inflationary gap आ गया है, by how much will you reduce government spending? By how much will you have an effect on the taxation? ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है to predict. That's what the monetarists are saying. Keynesians यही बात Keynesians monetary policy पे कह रहे थे कि how do you recognize कितना पैसा कम करना है, कितना interest rate बढ़ाना है, तो कितना impact आएगा. वहां पे भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है. कुछ ज्यादा खास फर्क है नहीं दोनों के डिस्कशन के अंदर. ये दोनों एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि you know your policy has certain issues. तो ये टाइम लाइन का डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है. Until unless you have like good checks, you recognize early, you have policies in hand and you implement them right at a good time, and then इसके लिए बहुत research चाहिए. इसके लिए you need to have like a good central bank with good advisors and good international data and monitoring. I think अभी recently हुआ है पाकिस्तानी central bank, State Bank of Pakistan की I think they've signed एक bill जिसके अंदर स्टेट बैंक को they have given autonomous powers, जिसके अंदर apparently now the state bank cannot be questioned for any policy they've done, and no one can interfere. Political interference khatam hai. They have been given complete autonomous power. Some people are saying that's not good because they should work for the Pakistani constitution and all. But on the other hand, you know what? You've taken so much money from foreigners right now. IMF ho gaya, China ho gaya, and all of these places. You've borrowed so much money. अब उनको अपने पैसे भी तो चाहिए. Because what happened अभी is पाकिस्तान के ऊपर कोई $500 million की पेमेंट की, and we were not able to do that. And we asked for extra time. So obviously जिसने हमें पैसे दिए हुए हैं, they are getting scared a little, and so they have pushed, and as a result the government did sign that bill, and now they have more, central bank has more autonomous power. We have to see how it goes in the future कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ. Stock market did not react so well to it. Media is not reacting so well to it, but let's see from financial economic point of view how it works. Because definitely now smarter people will make decisions. Some things that you were not taking decisions properly, now an outside external force is going to make you do that. So sometimes ये चीजें होती हैं, और obviously this is going to improve the information failure that we might have. So we can say like information problems कि कितना कम करना है, फिस्कल में क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितने से कम करनी है, टैक्सेशन कितने से बढ़ाना है, उसका इम्पैक्ट कितना बढ़ाएगा, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कितना होगा, विल इट वर्क, विल इट नॉट वर्क. तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभार गवर्नमेंट ओवरशूट कर जाती है, एन एक्सेसिव स्पेंडिंग प्लान लेकर आ जाती है, और कभी अंडरशूट कर देती है बाय स्पेंडिंग लेस एज मच वाज रिक्वायर्ड, एंड दे डोंट वर्क एज इफेक्टिवली एज दे कुड हैव. ठीक है. और ऑल्सो एट द सेम टाइम ये फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो आपकी डिस्करेजमेंट, हायर टैक्सेशन is definitely going to discourage private enterprises. हमारा aggregate supply को भी discourage करेगा. Unemployment benefits ज़्यादा होंगे तो definitely उसकी वजह से work incentives भी कम होंगे. So we can talk about that in terms of the limitations of this theory. So definitely these apply, and that's
basically winds up our monetary policy and our fiscal policy.